हेलो साथियों, यूपीपीसीएस 2023 के लिए ध्येय आईएएस के द्वारा बनाई हुई टेस्ट सीरीज का भाग 1 करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? विकल्प ए अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, विकल्प बी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, विकल्प सी अनुच्छेद 243 गा के अंतर्गत, विकल्प डी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इन्हें भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 243 गा पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए यह एक स्थायी सदन है, विकल्प बी इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, विकल्प सी इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, विकल्प डी विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यह कथन गलत है। इसके 2/3 सदस्य के स्थान पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है तथा यह एक स्थायी सदन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? विकल्प ए बलवंत राय मेहता समिति, विकल्प बी LM सिंघवी समिति, विकल्प सी अशोक मेहता समिति, विकल्प डी PK थुंगन समिति। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की, जबकि PK थुंगन समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? विकल्प ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग, विकल्प बी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, विकल्प सी राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर, विकल्प डी आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करना। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी अल्पसंख्यकों की रक्षा करना मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कथन 1 नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। कथन 2 प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। दोस्तों, इसके दोनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात विकल्प सी 1 तथा 2 दोनों सत्य हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोटेम स्पीकर जब पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। सामान्यतः इस पद पर सबसे वरिष्ठ सदस्य का चयन किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलाता है। वह नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके पास अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं। इसका प्रमुख कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम बनाना है। जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उत्पन्न किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? विकल्प ए अनुच्छेद 371H, अनुच्छेद विकल्प बी अनुच्छेद 371 जी, विकल्प सी अनुच्छेद 371, विकल्प डी अनुच्छेद 371 आई। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प डी अनुच्छेद 371 आई के अंतर्गत गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, 371 ए नागालैंड से संबंधित है, 371 बी असम से संबंधित है, 371 सी मणिपुर से संबंधित है, 371 डी और ई आंध्र प्रदेश से संबंधित है, 371 एफ सिक्किम से संबंधित है, 371 जी मिजोरम से संबंधित है, 371 एच अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, 371 आई गोवा से संबंधित है, 371 जे कर्नाटक से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न।
दो कथन दिए हुए हैं जिनमें एक कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। कारण, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। दोस्तों, इसके कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अर्थात विकल्प 20 सही है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल उच्च एवं निम्न सदन के सभी निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की? विकल्प ए राजमन्नार आयोग, विकल्प बी सरकरिया आयोग, विकल्प सी पुंछी आयोग तथा विकल्प डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प बी सरकरिया आयोग ने कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश की थी। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। कथन 2, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी, दोनों कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? विकल्प ए अनुच्छेद 330, विकल्प बी अनुच्छेद 332, विकल्प सी अनुच्छेद 337 तथा विकल्प डी अनुच्छेद 340। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प ए अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में SC ST वर्ग के लिए, जबकि अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही 1953 से 55 में काका कालेकर आयोग का व 1978 से 80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी सामाजिक समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता? विकल्प ए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, विकल्प बी न्यायिक पुनरावलोकन, विकल्प सी दंडित कैदियों को क्षमादान करना, विकल्प डी राज्यों एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। दोस्तों, इसका सही उत्तर विकल्प सी दंडित कैदियों को क्षमादान करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में अनुच्छेद तथा सूची 2 में प्रावधान दिए हुए हैं। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, अर्थात विकल्प डी 4 3 2 1 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 87, विकल्प बी अनुच्छेद 76, विकल्प सी अनुच्छेद 85 तथा विकल्प डी अनुच्छेद 84। दोस्तों, इसका सही उत्तर संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में वर्णित है। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 87 में दिए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के अंतर्गत 2 बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा
अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? विकल्प ए 1/3 बहुमत द्वारा, विकल्प बी साधारण बहुमत द्वारा, विकल्प सी 2/3 बहुमत द्वारा, विकल्प डी आधे सदस्यों के बहुमत द्वारा। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी 2/3 बहुमत द्वारा राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित करे तो संसद इस प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? विकल्प ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, विकल्प बी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, विकल्प सी महान्यायवादी को हटाना, विकल्प डी लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाना। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती। अनुच्छेद 243 के 2 के अनुसार इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों और कार्यकाल को राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाएगा। अनुच्छेद के मुताबिक राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। कथन 2 सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। कथन 3 सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर कथन 1 तथा कथन 3 दोनों सही हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, जब तथा कथन 3 सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। दोनों कथन सत्य हैं, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। कथन 2 गलत है। सुगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से नहीं जबकि आंग्ल नेपाल युद्ध से था। सुगौली की संधि नेपाल की सीमा रेखा को स्थापित करने वाली संधि पर 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्र के बीच 1814 से 16 के बीच एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए बहिष्कृत भारत को महात्मा गांधी ने लिखा, दैनिक आज को शिव प्रसाद गुप्त ने लिखा, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले हैं, जबकि विकल्प डी न्यू इंडिया के संस्थापक या संपादक एनी बेसेंट हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए बहिष्कृत भारत को महात्मा गांधी के स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में प्रारंभ किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, इसमें जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। विकल्प ए सैयद हुसैन बिलग्रामी, विकल्प बी जस्टिस गुरद्वास बनर्जी, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए सैयद हुसैन बिलग्रामी 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, जिसमें एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में शामिल हुए। इस अधिनियम को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाले अधिनियम के रूप में आलोचना की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम है। कारखाना अधिनियम 1881 गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इस अधिनियम के अनुसार यह उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था। देखते हैं अगला प्रश्न। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए श्री चंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। उदासी संप्रदाय सिख धर्म के संप्रदायों में से एक है। उदासी संप्रदाय का प्रारंभ लगभग 1439 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रवर्तक नानक के पुत्र श्रीचंद थे। सिखों के मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं, सहीधारी और सिंह। सहीधारियों एवं सिंहों के भी कई उप संप्रदाय हैं। उदासी सहीधारी शाखा के हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था? दोस्तों इसका सही उत्तर सी हरिजन सेवक संघ है। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक ईवी रामा स्वामी नायकर थे।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अंबेडकर थे, जबकि हरिजन सेवा संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। हरिजन सेवा संघ का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। कथन 2, इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया। कथन 3, इसे इंग्लिश खान अथवा फिरंगी खान की उपाधि प्राप्त हुई। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? विकल्प ए फिंच, विकल्प बी हाकिंस, विकल्प सी मिल्डन हॉल, विकल्प डी सर टॉमस रो। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी हॉकिंस है। उपरोक्त कथन हॉकिंस के बारे में सत्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? विकल्प ए रॉबर्ट क्लाइव, विकल्प बी वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प सी जॉन कर्टियर, विकल्प डी लॉर्ड हालवेल। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है। पर्सिवल स्पीयर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। भारत से जाने के बाद इंग्लैंड में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में कुछ संगठन तथा सूची 2 में उनके संस्थापक दिए हुए। इंडिया होम रूल की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भीकाजी कामा ने की। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ दास ने की। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने की। सभी सही सुमेलित है, अर्थात विकल्प ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 और 4। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। दोस्तों कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया है? दोस्तों विकल्प ए है स्वामी विवेकानंद, विकल्प बी राजा राम मोहन राय, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? विकल्प ए पांडे से, विकल्प बी चेरों से, विकल्प सी चोलों से, विकल्प डी राष्ट्रकूटों से। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों से है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध चोलों के सर्वश्रेष्ठ शासक कारिकेल से था। कावेरी पत्तनम की स्थापना कारिकेल ने की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? विकल्प ए अकबर, विकल्प बी बाबर, विकल्प सी जहांगीर, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी बाबर है। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास बाबर के समकालीन नहीं थे, जबकि अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। अकबर का जन्म गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में तथा मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुई तथा मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए अलाउद्दीन खिलजी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक तरफ लेखक तथा दूसरी तरफ उनकी रचना दी हुई है, इनमें से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की, सही है। माधव ने नकासुर विजय की रचना की, ये भी सही है। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, ये भी सही है। विकल्प डी गंगाधर ने शंकर विजय की रचना नहीं किया। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कथन ए, इसने महाराजा अधिराज की उपाधि ग्रहण की। विकल्प बी, गुप्त संवत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। विकल्प सी, इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। विकल्प डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी है, सभी कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मामल्य शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ? दोस्तों इसका विकल्प ए नरसिंह वर्मन, विकल्प बी मिहिर भोज, विकल्प सी महेंद्र वर्मन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए नरसिंह वर्मन है। मामल शैली, वास्तुकला की मामल शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी के शासनकाल में मामल्लपुरम में हुआ। चूंकि इस कला का विकास मामल्लपुरम में हुआ था, इसलिए इस कला शैली को मामल्ल कला शैली के नाम से पुकारा गया। देखते हैं अगला प्रश्न।
तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? विकल्प ए खिज्र खां, विकल्प बी नसीरुद्दीन महमूद, विकल्प सी अब्र बकर शाह, विकल्प डी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका सही उत्तर तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला युद्ध दोहरिया का युद्ध, दूसरा सर ए पुल का युद्ध, तीसरा खानवा का युद्ध तथा चौथा चौसा का युद्ध। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी, सबसे पहले सर ए पुल का युद्ध हुआ, उसके पश्चात खानवा का युद्ध, उसके पश्चात दोहरिया का युद्ध तथा सबसे अंत में चौसा का युद्ध हुआ। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। दोहरिया का युद्ध, यह युद्ध हुमायूं एवं अफगान शासक मोहम्मद लोबदी के बीच में हुआ। यह युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ। सर ए पुल का युद्ध, यह युद्ध 1502 ईस्वी में बाबर एवं उज्बेक शासक शैबानी खान के मध्य हुआ। इस युद्ध में ही उज्बेकों ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग कर बाबर को बुरी तरह हराया था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा में 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुआ एक युद्ध था। यह 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। देखते हैं अगला प्रश्न। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था। विकल्प ए तुर्की सरदारों की समानता पर, विकल्प बी अफगान सरदारों की समानता पर, विकल्प सी सभी सरदारों की समानता पर, विकल्प डी राजाओं के दैवीय अधिकार पर। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी अफगान सरदारों की समानता पर लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था। इसे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कथन तथा कारण दिए हुए हैं। कथन है सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है तथा कारण दिया हुआ इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान नहीं है किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। दोस्तों कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कथन और कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। कथन दो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कथन तीन भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। कथन चार भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। दोस्तों इसमें उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। इस सभी कथन सत्य हैं, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 ईस्वी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की किसके द्वारा की गई? विकल्प ए डेविड हेयर, विकल्प बी राजा राममोहन राय, विकल्प सी जोनाथन डंकन, विकल्प डी राधाकांत देव। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की गई। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में हुआ था से निम्नलिखित में से कौन एक संबंधित नहीं है? विकल्प ए इंद्र नारायण द्विवेदी, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी मदन मोहन मालवीय तथा विकल्प डी गौरीशंकर मिश्र। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं थे। इनके स्थान पर मोतीलाल नेहरू इस से संबंधित थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वायसराय विवल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी अबुल कलाम आजाद है। वायसराय विवल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? विकल्प ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, विकल्प बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेबल, विकल्प सी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड रिपन, विकल्प डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दोस्तों इसका सही उत्तर कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य विकल्प ए सही है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मध्यकालीन सत्य दिए हैं तथा दूसरी तरफ कार्यक्षेत्र दिया है। इसमें से मलुक दास राजस्थान से संबंधित नहीं है। मलुक दास का संबंध उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से है, जबकि शंकरदेव का संबंध असम से है।
नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से तथा नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम में के अनुसार अंतिम स्थान पर है? विकल्प ए सती प्रथा पर प्रतिबंध, विकल्प बी रॉलेट अधिनियम, विकल्प सी वुड्स डिस्पैच, विकल्प डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प डी बी रॉलेट अधिनियम सबसे अंत में आया। सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1829 ईस्वी में, उसके पश्चात वुड्स डिस्पैच आया 1854 ईस्वी में, उसके पश्चात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 ईस्वी में और सबसे अंत में रॉलेट अधिनियम आया 1919 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2। सूची 1 में कुछ युद्ध तथा सूची 2 में कुछ वर्ष दिए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ तथा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में हुआ, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? विकल्प ए महात्मा गांधी, विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस, विकल्प सी अरविंद घोष, विकल्प डी मदन मोहन मालवीय। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता? इसका सही उत्तर विकल्प बी मेनिंजाइटिस है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? विकल्प ए एलर्जी के समय, विकल्प बी कुष्ठ रोग के समय, विकल्प सी कोरोना के समय। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए एलर्जी के समय मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण बढ़ जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी कायकीय रोध से संबंधित है। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के कायकीय रोध से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प सी भ्रूण को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए स्पाइडर वानर भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया था, जबकि तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली तथा बावन सुअर तीनों ही भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? विकल्प ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा, विकल्प बी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा, विकल्प सी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 द्वारा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर विकल्प ए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा परिभाषित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है? विकल्प ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विकल्प बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विकल्प सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विकल्प डी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। दोस्तों इसका सही उत्तर विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फाइटोप्लैंक्टॉन्स के संबंध में सत्य है? कथन एक, समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। कथन दो, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायी है। दोस्तों इसका दोनों ही कथन सत्य है। कथन एक तथा कथन दो दोनों ही सत्य है, अर्थात विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतःग्रह की श्रेणी में आते हैं? विकल्प एक बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा बृहस्पति। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 3 अंतःग्रह की श्रेणी में आते हैं, जबकि बृहस्पति बहिर्ग्रह की श्रेणी अर्थात आउटर प्लैनेट कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी माना दर्रा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है, कारण परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है।
दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? विकल्प ए लाल एवं पीला रंग, विकल्प बी हरा एवं पीला रंग, विकल्प सी सभी रंगों में भेद नहीं कर सकता, विकल्प डी लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। दोस्तों इसका सही उत्तर है वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। कथन 3, गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प कथन 1 तथा कथन 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1 और 2।